प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम शुरुआत करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध की। रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। इस बीच ये युद्ध और भी खतरनाक होता जा रहा है। युद्ध में लड़ने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के हमलों के खिलाफ अपने आग उगलने वाले ड्रैगन ड्रोन के बेड़े को मैदान में उतार दिया है। पहले और दूसरे दोनों विश्व युद्धों में आग उगलने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब इसमें आधुनिकता को जोड़ दिया गया है। बुधवार को यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के टेलीग्राम समेत सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में कम ऊंचाई वाले ड्रोन को आग बरसाते हुए देखा जा रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यह पिघली हुई धातु जो पेड़ों पर रूसी कब्जे वाले इलाके में गिर रही है, ये अल्मीनियम पाउडर है, आयरन ऑक्साइड का सफ़ेद गर्म मिश्रण है जिसे थर्माइट कहा जाता है। ये 2200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर जलता है। अगर ये रूसी सैनिकों को तुरंत मार या घायल नहीं कर सकता तो उन्हें आश्रय देने वाले पेड़ों और जंगलों को तुरंत जला सकता है। जैसे ही यह ड्रोन से गिरता है, थर्माइट पौराणिक ड्रैगन के मुंह से निकलने वाली आग की तरह दिखता है। यूक्रेन की 60वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि स्ट्राइक ड्रोन हमारे प्रतिशोध के पंख हैं जो सीधे आसमान से आग लाते हैं। यह दुश्मन के लिए एक वास्तविक खतरा है। उसकी जगह को ये इतनी सटीकता से जलाते हैं कि कोई हथियार ऐसा नहीं कर सकता। पूर्व ब्रिटिश सेना अधिकारी निकोलस ड्रम्ड के मुताबिक इसका असली मकसद डर पैदा करना है। उन्होंने कहा यह बहुत घटिया चीज़ है, इसे ड्रोन के जरिए डालना सबसे लेटेस्ट है, लेकिन इसका इस्तेमाल शारीरिक से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक असर डालता है। विश्व युद्ध में किए गए थे इसका इस्तेमाल। थर्माइट धातु समेत किसी भी चीज़ को जला सकता है। इसकी खोज 1890 के दशक में एक जर्मन केमिस्ट ने की थी और इसका इस्तेमाल मूल रूप से रेल की पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनियों की ओर से इस ब्रिटेन पर गिराया गया था। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और मित्र राष्ट्र दोनों की ओर से थर्माइट को हवाई बम की तरह इस्तेमाल किया गया था। ब्रिटिश युद्ध विरोधी वकालत समूह एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस के मुताबिक यूक्रेन ने पहले रूसी टैंकों को अस्थायी रूप से अक्षम करने के लिए ड्रोन से गिराए गए थर्माइट का इस्तेमाल किया है। आइए अब हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के बारे में कुछ बात करें। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बीते कई वर्षों से अटकी हुई है। ईरान ने अपनी साइड का काम कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान इसमें देर करता जा रहा है। प्रोजेक्ट पर लगातार देरी का असर ईरान पाकिस्तान के संबंधों पर भी हो रहा है। ईरान ने पॉर्स गैस क्षेत्रों से अपने सीमावर्ती प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान तक के 1100 किलोमीटर के हिस्से को पूरा कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान अपने बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में 780 किलोमीटर पाइपलाइन बनाने में फेल रहा है। इससे गुस्साए ईरान ने पाकिस्तान को चेताया कि वह मामले को अदालत में ले जा सकता है। वहीं पाकिस्तान इस पर आगे बढ़ा तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। अल मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना को लेकर पाकिस्तान और ईरान के बीच 2 समझौते हुए हैं। पाकिस्तान को समझौते के तहत सितंबर 2024 तक निर्माण नहीं करने पर $18 बिलियन का जुर्माना देना पड़ सकता है। पाकिस्तान के लिए एक तरफ ईरान का डर है तो दूसरी ओर अमेरिका है। गैस पाइपलाइन पर आगे बढ़ने पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान अपने विकल्पों को तलाश रहा है। मई 2009 में गैस बिक्री खरीद समझौते के तहत ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन परियोजना पर 25 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह सौदा फ्रांसीसी कानून के तहत हुआ और पेरिस स्थित अदालत को किसी भी विवाद के मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांसीसी मध्यस्थता अदालत अमेरिकी प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देती है और अगर ईरान सितंबर 2024 तक मध्यस्थता अदालत में केस नहीं रखता तो वह पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी लड़ाई से चूक जाएगा। ईरान ने पाकिस्तान को अपना पहला नोटिस 2019 और दूसरा 2022 के अंत में भेजा। ईरान ने एक भेजा तीसरा नोटिस जनवरी 2024 में और अंतिम नोटिस बीते महीने यानी अगस्त में भेजा है। वॉशिंगटन में विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगमैन ने अल मॉनिटर को बताया है कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। वो बस इतना कर सकती है कि समय सीमा के लिए एक और विस्तार पर बातचीत की जाए, लेकिन यह भी आसान नहीं है क्योंकि उसे पहले ही 10 साल का विस्तार मिल चुका है। ईरान एक और विस्तार देने को तैयार नहीं होता तो इस्लामाबाद का सबसे अच्छा विकल्प जुर्माना देना होगा। वाशिंगटन में FINRA के विश्लेषक जिशान शाह ने अल मॉनिटर से कहा है कि पाइपलाइन मुद्दे का मध्यस्थता में जाना न तो पाकिस्तान और न ही ईरान के हित में है। इसमें सबसे अच्छा विकल्प यह होगा कि पाइपलाइन के निर्माण की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी जाए। दोनों देशों को पाइपलाइन की पूरा होने की तारीख बनाने के लिए बातचीत करनी चाहिए। कुगलमैन का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि पाइपलाइन समझौता समाप्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों को इसे पूरा करने में रुचि है, लेकिन पाकिस्तान को ईरान को अपनी दुर्दशा के बारे में समझाने की आवश्यकता होगी। इस समय पाकिस्तान के पास केवल 19.5 ट्रिलियन क्यूबिक गैस भंडार बचा है, जो केवल 12 और वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान को लगभग 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रदान कर सकती है।
गूगल मैन ने कहा कि सऊदी ईरानी मेलजोल ने पाकिस्तान को ईरान के साथ जुड़ने के लिए अधिक राजनयिक स्थान दिया है, इसलिए रिश्ते बेहतर स्थिति में हैं। हालांकि ईरान में नई सरकार पाकिस्तान की बाधाओं को पहचानने के लिए ज़्यादा खुली हो सकती है। इस सब बातों के बावजूद ये परियोजना निकट भविष्य में बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। आइए हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिकी न्याय विभाग ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि कनाडा में रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। उस पर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम IS को सामग्री और संसाधन मुहैया कराने की कोशिश करने का आरोप है। अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड ने बताया कि 20 साल के आरोपी मोहम्मद सावेज खान ने 7 अक्टूबर के आसपास न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी हमला करने की योजना बनाई थी। इसका मकसद IS के नाम पर अधिक से अधिक यहूदियों को कत्लेआम करना था। FBI निदेशक क्रिस्टोफर रे ने कहा कि इसराइल पर हमास द्वारा किए गए हमले को करीब 1 साल होने वाला है। ऐसे में आरोपी कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदी लोगों को मारने के लिए तैयार था। इस जांच का नेतृत्व FBI ने किया था और मुझे FBI टीम और हमारे संयोजक खान की योजना को नाकामयाब करने के लिए उठाए गए कदम पर गर्व है। अधिकारी ने आगे कहा कि IS या अन्य आतंकवादी संगठनों के नाम पर हिंसा करने की कोशिश करने वालों की जाँच करने और उन्हें जवाबदार ठहराने के लिए FBI अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी। आतंकवाद से लड़ना FBI की शीर्ष प्राथमिकता बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी खान ने कनाडा से न्यूयॉर्क शहर जाने की कोशिश की और न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन में एक यहूदी केंद्र पर IS के समर्थन में एक सामूहिक गोलाबारी की घटना का अंजाम देना चाहता था। खान ने नवंबर 2023 में या उसके आसपास IS के लिए अपने समर्थन के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और एक मैसेजिंग एप्लीकेशन पर दूसरों के साथ बातचीत करना शुरू किया था। इसके अलावा खान ने IS का प्रचार करने वाले वीडियो और साइट भी बांटे। इतना ही नहीं बल्कि उसने 2 अंडरकवर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। खान ने बार बार अंडरकवर कानून प्रवर्तन अधिकारी को हमले करने के लिए AR स्टाइल असॉल्ट राइफल, गोला बारूद और अन्य सामग्री जुटाने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन स्थानों की पहचान की जहां हमले किए जाने थे। खान ने यह भी बताया कि वो हमले करने के लिए कनाडा में से संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमा कैसे पार करेगा। इन बातचीत के दौरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि यहूदियों को निशाना बनाने के लिए 7 अक्टूबर और 11 अक्टूबर सबसे अच्छे दिन हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले की सालगिरह है। 11 अक्टूबर को योम किपुर जो एक यहूदी धार्मिक अवकाश है। पाकिस्तानी नागरिक पर एक विदेशी आतंकवादी संगठन को सामग्री, समर्थन और संसाधन प्रदान करने का प्रयास करने का आरोप है। अगर दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम 20 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। एक संघीय जिला अदालत के न्यायाधीश अमेरिकी सजा निर्देशों और अन्य वैधानिक कारकों पर विचार करने के बाद सज़ा सुनाएंगे। आइए हम पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान की सेना ने आधिकारिक रूप से पहली बार कबूल किया है कि 1999 की कारगिल युद्ध में उसकी भागीदारी थी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल हाशिम मुनीर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना का हाथ था। पाक का यह कबूलनामा 25 साल बाद आया है। शुक्रवार 6 सितंबर को रक्षा दिवस के मौके पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल हाशिम मुनीर ने कारगिल में पाक सेना के जवानों की मौत की बात स्वीकार की। हालांकि अभी तक पाकिस्तान के किसी भी सेना प्रमुख, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल साहिद अजीज और पूर्व PM नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के शामिल होने की बात मानी थी। इसके अलावा 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान पाक सेना प्रमुख जनरल रहे परवेज मुशर्रफ ने खुद कई बार इस बात को स्वीकार किया। जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी समुदाय बहादुरों का समुदाय है जो स्वतंत्रता के महत्व इसके लिए भुगतान करने के तरीकों को समझता है, चाहे वो 1948, 1965, 71 हो या 1999 का कारगिल युद्ध। हजारों सैनिकों ने देश और इस्लाम के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसे पाकिस्तानी सेना का पिछले 25 साल में पहला कबूलनामा माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने किसी भी जनरल ने पद पर रहते हुए कारगिल युद्ध को ऐसा स्पष्ट बयान नहीं दिया था। अब तक पाकिस्तान सन 99 के युद्ध में अपनी संदिग्धता से इनकार करता रहा था और दावा करता रहा था कि यह कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई थी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने हमेशा दावा किया था कि कारगिल अभियान एक सफल स्थानीय कार्रवाई थी। एक इंटरव्यू के दौरान मुशर्रफ ने कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को विश्वास में नहीं लिया गया था और भारत के साथ नियंत्रण रेखा LOC पर सशस्त्र बलों द्वारा लिए गए कई फैसलों के लिए सेना प्रमुख की मंजूरी की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि मुशर्रफ ने पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के 10 कोर FCNA फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज़ की भूमिका को स्वीकार किया था। मुशर्रफ ने कहा था कि शुरू में इस इलाके में मुजाहिदीन की गतिविधियाँ थी। बाद में FCNA ने LOC के 150 मील के खाली इलाके में तैनाती का फैसला किया। इसके लिए किसी से मंजूरी या इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। यह भी एक तथ्य है कि कारगिल से पाकिस्तानी सेना के कई सैनिकों के शव वापस नहीं लाए गए। इसके कारण उनके परिवारों ने पाकिस्तानी सरकार और सेना की शव अपने कब्जे में लेने में अनिच्छा पर सवाल उठाए थे। कारगिल में मारे गए सेना अधिकारी कैप्टन फरहत हसीब
कि भाई इतरत अब्बास ने कहा, जो अधिकारी हमसे मिलने आए हम उनसे लगातार अपने प्रियजनों के सब वापस लाने का प्रयास करने के लिए कहते रहे। मेरा मानना है कि उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि कारगिल में पाकिस्तानी सेना अधिकारी और सैनिक तैनात थे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।